बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सितंबर बड़ा सितमगर महीना है। इसने मेरी ज़िंदगी की दो खूबसूरत मोहब्बतों को लिया और एक मोहब्बत 7 सितंबर को दुनिया से रुखसत हुई और जो दूसरी मोहब्बत थी वो 22 सितंबर को दुनिया से रुखसत हुई। दोनों का जिक्र हम करेंगे। दोनों बाबे थे और इन दोनों से मैंने बहुत दिल से मोहब्बत की। इनसे मेरी रूह में आसूदगी आई, इनसे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। और जब भी आप किससे मोहब्बत करते हैं, चाहे ना चाहे, उसकी कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं। इशफाक साहब मेरी ज़िंदगी में 1988 में आए, 88 में, और तब मैं अपने करियर के बिल्कुल आगाज़ में था, फिरोसज में था और मुझे एक बड़ा मुश्किल काम दिया गया था। तब संग मील का ज़माना था, तो फिरोसज दोबारा से पब्लिशिंग में उठना चाह रहा था। तो मुझे टास्क ये मिला कि जितने बड़े बड़े पब्लिशर जो पाकिस्तान के हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मुसन्निफ़ संग मील के पास है, तो उनके मुसन्निफ़ीन को टारगेट करें। तो मैंने टारगेट पहले मुमताज़ मुफ्ती साहब को किया, उनसे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और फिर मैंने इशफाक साहब को और बानो आपा को किया। तो यूँ उस वक्त इशफाक साहब डायरेक्टर जनरल थे उर्दू साइंस बोर्ड के और मेरी पहली मुलाकात उनके दफ्तर में हुई। तब वो अफसाना निगार से ड्रामा निगार हो गए हुए थे, अभी सूफ़ी नहीं बने थे। सूफ़ी बनने में भी कई बरस थे और तब अभी मैंने दाढ़ी भी नहीं रखी थी। लेकिन जिस रोज़ मैं क्या, उस रोज़ जुमेरात थी और बानो आपा वहाँ देग पकवा के, हर जुमेरात को वो देग पकवाते थे और फिर तकसीम होती थी, इकट्ठे खाना खाते थे। इशफाक से चूँकि दोनों बॉस थे, ज़ारा डीजी बड़ा अफसर होता है 21वें 22वें ग्रेड का, और लेकिन अपने कमरे में एक छोटा सा वो मक्खी मार उनके पास था और वो एक मक्खी को मार रहे थे। मुझे उन्होंने लाल शरबत पिलाया। तो जिस काम से मैं गया था, मैं उनसे बानो आपा की एक किताब ली, एक किताब उनके ड्रामों, ये किताब बानो आपा की थी, फुटपाथ पे घास, और नंगे पाँव इशफाक साहब की किताब थी। ये 1980 में निसार हुसैन साहब ने ड्रामा 80 के नाम से जो शुरू किए थे, 80, 81, 82, ये 87 तक चले। बड़े, यानी उस ज़माने की टेली फिल्में थी, लंबे ड्रामे होते थे, बहुत शानदार और मुख्तलिफ। इशफाक साहब ने उसमें बड़ी क्रिएटिविटी दिखाते थे। ज़ाहिर है उनका निगाह अदब पे भी थी, सकाफ़त पे भी थी और तारीख़ पे और तहज़ीब पे भी थी। तो वो नंगे पाँव उस ज़माने के एक मुग़ल बादशाह को उन्होंने आज के ज़माने में लेके आए। उसमें आज के करैक्टर्स भी थे, मज़े का ड्रामा था। इशफाक साहब पे लोग तब तबसरे करना शुरू हो गए थे। बाद के सालों में तो बड़े बड़े अदीबों ने उनको अपनी क्या कहना चाहिए, या तो तंग दिली की वजह से या कभी कभी जैसे जेलसी आती है, इस वजह से भी तनकीद की जद में रखा। लाइक उन पर तनकीद होती थी दो बातों पे। एक, वो कहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ यही इज़्ज़त के काबिल नहीं है, ये जितने लोग तरखान हैं, मज़दूर हैं, बिजली का काम करते हैं, दरवाजे बनाते हैं, ये इक्वली इज़्ज़तमंद हैं क्योंकि ये भी पढ़े लिखे हैं। वो कहते थे कि तुम MA कर लो, PhD कर लो, दरवाजे को सीधा काट नहीं सकते, एक कुंडी नहीं लगा सकते, एक उसका पेच नहीं कर सकते। तो ये इल्म है जो उनके पास है और उन्होंने ये सीखा है। किसी ने अपने ख़ानदान से सीखा, किसी ने 10-20 साल लगा के सीखा। तो तुमको इल्म है हरफ पढ़ने का और उनको इल्म है उन चीज़ों का जो बात करती हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं, एक एक चीज़ जो भी माहिर है उसका हक है कि उसे इज़्ज़त नफ्स दी जाए। इस पे दो लोग तो ख़ास तौर पे असगर नदीम सैयद साहब, कभी कभी मुस्तन सरतार साहब, एक आध दफ़ा शायद अमजद साहब ने भी कोई बात की और तकरीबात में तो बाज़ दफ़ा ये लोग मजाक उड़ा देते थे। खान साहब तक जब तक ये, अच्छा उस ज़माने में नए वक्त में मैं कॉलम लिखता था TV टॉक के नाम से, और मैंने पहली दफ़ा ड्रामों को गौर से देखना भी शुरू किया और उन पे गौर करना भी शुरू किया। तो आमतौर पे मैं ख़वातीन की खूबसूरती और उस तरह की बातें नहीं लिखता था, तो जो ड्रामों की डेप्थ होती थी उसके बारे में बात करता होता था। तो मुझे इनके ड्रामों की डेप्थ अच्छी लगने लगी। उसके बाद इनका मन चले का सौदा आया, उसने वो तो रुला देता था, इतना शानदार था। इशफाक साहब से मेरा साथ को 16 साल का रहा, 16 बरस का। और अगर आपको याद हो, आप में से किसी ने शहाबनामा पढ़ी हो, तो शहाबनामा की खूबसूरत एक चंद्रावती है। शाह साहब ने, वो उनकी क्लास फेलो थी गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज लाहौर में, और उसको बीमारी की हालत में वो अहमदाबाद साइकिल पे छोड़ने जाते थे। अहमदाबाद लाहौर से काफ़ी दूर गुजरांवाले के रास्ते पे है। चंद्रावती जो अफसाना था उसका आगाज़ वहाँ से होता था कि मुझे चंद्रावती से मोहब्बत उस रोज़ हुई जब उसे मरे हुए 3रा दिन था।
वो एक हिंदू लड़की थी वहाँ, उसका जब जला दिया गया और ज़रा वो बहुत बीमार थी और ये उससे इतना खूबसूरत वो लफ्ज़ मेरे दिल में और रूह में कहीं अटक गए। शाबनामा में उसकी पूरी कहानी उन्होंने जो रियल कहानी थी वो दी। कभी वक्त मिले तो शाबनामा ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, ये जो 3-4 लोग हैं, कुदरतुल्लाह शाह, मुमताज़ मुफ्ती, इशफाक साहब, बानो आपा, कभी कभी इसमें इब्न इंशा भी शामिल होते थे। तो ये एक थोड़ा पहले तो दोस्तों का ग्रुप था, फिर इन सब में स्पिरिचुअलिटी आई। शाह साहब में पहले आई, वो बड़े इनके गुरु बने। फिर मुमताज़ मुफ्ती साहब ने लब्बैक लिखी, लब्बैक के बाद उन्होंने तलाश लिखी, दोनों क्लास की किताबें। मुमताज़ मुफ्ती साहब बहुत फजूल कहानियाँ लिखते थे और नफ्सियात से मुतल्लिक बड़ी बोल्ड किस्म की होती थी, लेकिन तलाश के बाद हर चीज़ पीछे चली गई। उनका जो अलीपुर के एली था, फिर अलख नगरी उनका आया, तो ज़ाहिर ज़िंदगी का पूरा ट्रैक बदल गया। इशफाक साहब का भी ट्रैक इसी तरह बदला। पहले इनका उजले जो था फूल, उसमें गडरिया था, जो उन्होंने पाकिस्तान बनने से भी मेरे ख्याल पहले लिखी थी। गडरिया उनकी पहचान थी, लेकिन बाद में फसाने सुबहाने आई। फिर उनका आखिरी ज़माने में खेल तमाशा आया, नॉवलेट है, कभी पढ़िएगा, मज़ा आएगा। इतने बरसों में इशफाक साहब से मेरी मोहब्बत अगर जेन्युइन में आपसे कहूँ तो उस रोज़ हुई जब इन्हें मरे हुए तीसरा या चौथा घंटा था और मैं उनकी डेड बॉडी के करीब खड़ा था, उनके दास्तान सराय 121C मॉडल टाउन में। वहाँ 3 लोग खड़े थे। मैं था, मुझसे पहले नूर हसन जो मुमताज़ एक्टर हैं और कंपेयर हैं, अब वो भी हौले हौले बाबे बनते जा रहे हैं, और रियाज साहब थे। ये सारी उम्र इन्होंने इशफाक साहब के साथ रेडियो पे काम किया, प्रोड्यूसर थे, और उनका जो तलकीन शाह था उसको भी करते थे। तलकीन शाह बहुत पॉपुलर था। तलकीन शाह में एक दफ़ा इशफाक साहब ने मुझे भी कहा तुम अपना टेस्ट दो, और मेरे दोस्त अकरम ज़ुबैर और हम दोनों का रियाज साहब ने टेस्ट लिया और मुझे उस टेस्ट में कामयाब नहीं डिक्लेयर किया। मैं डायलॉग बोलते हुए अपने मामूल के मुताबिक बिल्कुल हंस रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो वो डायलॉग सीरियस नेचर के थे और बहरहाल वो कि मज़े का तजर्बा था। इनके घर में जो स्टूडियो था वहीं वो हुआ था। इशफाक साहब की खूबसूरती उनका एक खूबसूरत जिस्म होना नहीं था, उनका खूबसूरत रूह होना था। और इतने सालों में आप सोचें, कोई एक वाक़या मुझे नहीं याद कि जिसमें कभी उन्होंने अपने किसी हम असर की बदखोई की हो, कभी किसी के बारे में किसी का तबसरा बताया गया हो और उन्होंने उसके बारे में आगे से कोई और कमेंट कर दिया गया हो। एक खूबी जो मैंने उनसे सीखी कि जब हम पहले मैं फूल में था तो फूल में हम उन्हें अपने हर प्रोग्राम में तकरीबन बुलाते थे, असातिज़ा के प्रोग्रामों में, तुलबा के प्रोग्रामों में। टीवी पे उनका रेगुलर आता था जाविया, तो हमने 1.5-2 साल अपना अलग जाविया किया पीसी में, मार्को पोलो में, और ये बहुत लर्निंग वाला। बानो आपा अक्सर साथ आती थी, कभी कभी इशफाक साहब को मैं लेके आता, कभी अकरम ज़ुबैर लेके आते, और फिर हमारा 30 तकरीबन 25-30 लड़कियां लड़के होते थे कि जो सारे टीनेजर और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे, और इनको उस ज़माने के सबसे बड़े आलिम, मुफक्कर और दानश्वर से और सूफ़ी से मिलने का मौका मिलता। सभी उनसे सवाल जवाब करते, साथ खाते, चाय पीते, बुफे उड़ाते और मज़े करते। दैट वाज अ ग्रेट टाइम, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग टाइम रादर। और ये अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेम था। बड़े आदमी के साथ बैठ के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, उनका अंदाज़ फ़िक्र, उनका तर्ज़ तकल्लुम, उनका तर्ज़ गुफ्तगू। इशफाक साहब के साथ जो एक जुल्म उनके अहद के लोगों ने किया वो ये कि उनको पढ़ा बहुत कम। यानी जब वो लोगों के सामने आए तो अब भी बहुत मकबूल थे, गडरिया की वजह से, तलकीन शाह की वजह से, फिर अपने ड्रामों की वजह से, फिर टीवी पे वो बाद प्रोग्रामों को उन्होंने होस्ट भी किया। लेकिन उनका जो इंटेलेक्चुअल काम था उनकी किताबों का, आखिर में तो आके सिर्फ जाविया रह गया, जाविया 1, जाविया 2, जाविया 3। बाकी अक्सर लोगों को उनके बाकी किताबों के नाम भी नहीं आते होंगे। मैंने बहुत साल पहले ये एक एनालिसिस किया था कि बड़े आदमी अपनी किताबों से 10 से 15 साल ज़िंदा रहते हैं, जो एक रो में पढ़ी जाती होती हैं। फिर जो ही उनके पढ़ने वाले अपनी अगली नस्ल को जन्म दे देते और वो नस्ल उसको नहीं पढ़ती, तो फिर उसकी मोहब्बत और उसका वो जो एक ग्रैंडर होता है वो कम हो जाता। लाइक मेरे बच्चों ने इशफाक साहब को नहीं पढ़ा,
इसी तौर पे जो इशफाक साहब से मोहब्बत करने वाले थे उनके बच्चों ने भी कम कम इशफाक साहब को पढ़ा। तो अभी तो वो अपनी पुरानी रिदम में, जैसे वो दरिया का पानी कम भी पीछे हो जाए तो नहर का नगाल चलता रहता है, लेकिन इस अहद के बड़े आदमी थे, बड़े सूफ़ी थे, जो दिलों को गुदाज करते थे, उन्हें रब से जोड़ते थे, उन्हें इंसानों की मोहब्बत सिखाते थे, उन्हें कदरों से जोड़ते थे। इस पर कभी तफसील से बात करेंगे कि बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ चीज़ें तो आपको ज़रूर चाहिए होती। मेरी किताब जो है विनिंग लाइन पे कौन पहुंचाता है, उसका इंतसाब मैंने 2 बाबों के नाम किया। एक बाबे को मैं आपको बताता हूँ। इशफाक साहब मेरी ज़िंदगी में 88 में आए, तब वो अफसाना निगार से ड्रामा निगार हो चुके थे और तसव्वुफ़ के दरवाजे पे मुसलसल दस्तक दे रहे थे। वो ख़ुद सूफ़ी नहीं बने, मगर आने वाले बरसों में सारी बातें सूफ़ियों जैसी करते लगे। उनको सुनना, उनके पास बैठना, हत्ता कि उनको देखना भी अच्छा लगता था। उनकी सारी बातों में कई ज़ाविये होते थे, अच्छी कदरों की दास्तानें, वाक़यात से भरे, आसानियाँ देने वाले, आसानियाँ देने का गुर सिखाने वाले, अपने रब से जोड़ने वाले। वो चले गए इस आलम में कि पूरे शहर में एक भी वैसा प्यारा बाबा नहीं है कि जिसे कोई उस्ताद करे, जिससे कोई प्यार करे। मेरा रब इशफाक साहब की कब्र को भी मुनव्वर करे और अपने यहाँ उनकी मेज़बानी में उनको भी और बानो आपा को भी, दोनों को आला दर्जों से नवाजे। दोनों नेक रूहें थी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए।